वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा था फेडरलिज्म क्या है, ठीक है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। और आज यहाँ पे हम लोग कुछ नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, सेकंड है इज़ इंडिया अ फेडरल कंट्री, और थर्ड है लैंग्वेज पॉलिसी। इनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके आंसर क्या हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक है आपका कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, आपको इसमें से या तो एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे आपको पूछा जा सकता है बोर्ड्स में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन है क्या। कहा गया कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वो साथ मिलकर और एक बिग यूनिट को फॉर्म करते हैं। बहुत सारे स्टेट्स जिनके पास की अपना पावर है उसके बावजूद भी वो एक कंट्री, एक यूनिट को फॉर्म करते हैं, और जिसमें कि सारे स्टेट, ठीक है, सेंट्रल के पास भी उतना ही पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सेम ही पावर होता है। दोनों के पावर जो है वो बराबर हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको देखेंगे कि यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशंस का ही फॉर्मेशन किया गया है। जबकि अगर हम लोग सेकंड टॉपिक देखेंगे ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो इसमें कहा गया है कि एक लार्ज कंट्री, ठीक है, ये अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में बटी हुई होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे स्टेट्स को उस पर शासन करती है, ठीक है। स्टेट के पास यहाँ पे अनइक्वल पावर है। ऐसा नहीं है कि कमिंग टुगेदर की तरह यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर में भी बराबर ही जो शक्तियाँ हैं वो बटी हों। और ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मोर पावरफुल होती है, ज़्यादा पावरफुल है। इसका एग्जांपल आप सब देख सकते हैं, इंडिया, ठीक है, बेल्जियम और ऐसे ही कुछ और कंट्रीज़ जहाँ पे कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसको हम लोग इन्हीं 3 पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या इंडिया फेडरल कंट्री है? आपको क्या लगता है? ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि इसे 3 लेवल में गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया गया है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा है फेडरलिज्म का कि 2 और मोर लेवल्स, ठीक है। उसके अलावा कहा गया है कि किसका कितना पावर होगा, ठीक है। जुडिक्शन जो है वो ईच लेवल का वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल दूं या आप कुछ बोल दो और वो रूल बन गया, ऐसा नहीं है। जुडिक्शन जो है वो ईच लेवल का पहले से ही स्पेसिफाइड है गवर्नमेंट का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा कहा गया इंडिया, जैसा कि अभी तुरंत हमने बात की है होल्डिंग टुगेदर की, तो इंडिया जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जिसके कारण कि 2/3 वोट जो है लोकसभा और राज्यसभा का, उसकी नीड होती है किसी भी, ठीक है, बिल को बेसिक लॉज में चेंज होने के लिए। तो ये हमें दर्शा रहा है, बता रहा है कि हाँ इंडिया फेडरल कंट्री है। और लास्टली है कि अगर मान लो आप कि स्टेट और सेंट्रल में किसी भी इशू पे, किसी भी मुद्दे पे अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मतभेद होता है, तो लास्टली सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है और उसके अलावा अपना लास्ट डिसीजन इस पे देती है। तो इन सब रीजंस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाओ आप अब कि यहाँ इसे 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट है हमारा यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। उसके अलावा कुछ रेसिडुअरी पावर्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यूनियन लिस्ट को। यूनियन लिस्ट में लगभग 97 सब्जेक्ट्स को रखा गया है। कहा गया है कि ये नेशनल इम्पॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा इसके लिए इन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी चीज़ पे लॉज बना सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप डिफेंस है, बैंक है, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स।
तो उसी तरह से अब हम बात करेंगे स्टेट लिस्ट की। इसमें 66 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है, जिसमें कि इसका वैसे सब्जेक्ट शामिल हैं जिनका कि लोकल इम्पॉर्टेंस है और जिनको कि डे बाय डे, ठीक है, डे टू डे उसको एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी लॉज बनेंगे उसके लिए उत्तरदायी हमेशा स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए लॉज बनाती है। जैसे एग्जांपल हम लोग इसका देख लेंगे, जैसे पुलिस है, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कॉमर्स, तो ये चीज़ें स्टेट लिस्ट में आएंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कनकरेंट लिस्ट की। तो कहा गया कि कनकरेंट लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि दोनों दोनों का इंटरेस्ट हो, जिसमें यूनियन लिस्ट का भी और स्टेट का भी। यूनियन लिस्ट मीन्स हो गया यहाँ पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरेस्ट हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो दोनों गवर्नमेंट मिल कर के भी इसके लिए लॉज बना सकती है, ठीक है, या फिर इंडिविजुअली भी बना सकती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, तो आप देखते होंगे जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, और भी अदर स्टेट्स के अपने बोर्ड हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी इसके लिए एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। और कह सकते हो कि इसके लिए बहुत तरह से फंडिंग भी करती है। राज्य सरकारों को बेहतर शिक्षा सुविधा जो है वो कैसे मुहैया कराएं, तो उसके लिए बहुत बार पैसे भी देती है। उसके अलावा मैरिजेज़ हैं, अडॉप्शन है, तो इन चीज़ों पे दोनों का कॉमन इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि शादी के लिए गर्ल्स की उम्र क्या तय होगी या फिर बॉयज़ की क्या है उम्र, तो ये चीज़ें दोनों मिलकर तय करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि सीबीएसई है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई है एजुकेशन के लेवल पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कनकरेंट लिस्ट। और लास्ट हमारा बच जाता है रेसिडुअरी पावर्स, ठीक है, या फिर इसको रेसिडुअरी लिस्ट भी आपको कहीं कहीं बुक में मिल सकता है, देखोगे। कहा गया कि इसमें ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बने हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके लिए लॉज हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। फॉर एग्जांपल साइबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो आएंगे आपके रेसिडुअरी पावर्स में। कुछ टाइम पहले जब तक 370 जो है वो नहीं हटा था कश्मीर से, तो उस समय तक रेसिडुअरी पावर्स में कश्मीर को भी शामिल किया गया था, ठीक है। रेसिडुअरी लिस्ट में ये थे क्योंकि वो उसका भी एक अपना अलग संविधान था, अपना झंडा था, ठीक है, वहाँ के लिए अलग रूल्स थे, तो वो भी रेसिडुअरी लिस्ट में शामिल था। लेकिन अभी फ़िलहाल में अब तो ऐसी कोई बात है नहीं, तो रेसिडुअरी पावर्स में अभी आपका कंप्यूटर साइंस जैसी चीज़ें जो है वो शामिल है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे को जानने का, ठीक है, सबसे बेहतरीन माध्यम है भाषा। और भाषा का ज्ञान अगर नहीं हो तो शायद हम अपनी बात किसी से शेयर ही नहीं कर पाए। आप देखोगे कि जो मूक बधिर लोग हैं, ठीक है, दिव्यांग जो हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो भी साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इससे आपको समझ में आता होगा कि भाषा जो है वो कितनी ज़रूरी है। तो भारत जब बना तो उस समय में ज़रूरत ऐसा था कि स्टेट्स जो थे वो भी, बहुत सारे स्टेट अपने अपने लैंग्वेज के लिए भी डिमांड कर रहे थे। कोई भी नेशनल लैंग्वेज जो है वैसा नहीं था। तो ऐसे में गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, भारत एक इतना खूबसूरत सा देश है, इसके लिए एक अपनी भाषा भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसा नहीं कह सकते हो कि हिंदी जो है वो हमारा मदर टंग है। मदर टंग यहाँ पे नहीं है, मातृभाषा उसको कहा गया है जो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में, प्रादेशिक भाषा में, घरेलू भाषा में इस्तेमाल करते। तो हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो पॉलिसीज़ कुछ इस तरह से तय की गई कि कोई भी नेशनल लैंग्वेज जो है वो नहीं है, ठीक है। तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इंडिया का, और 21 लैंग्वेजेस और होंगे जो कि रिकॉग्नाइज होंगे, ठीक है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज की तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। उसके अलावा कहा गया कि कैंडिडेट्स जो भी एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, वो लगभग 22 भारतीय भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं, एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। उसके अलावा ये बताया गया है कि स्टेट जो है वो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज तय कर सकती है। अब मान लो आप बंगाल में हो तो बांग्ला वहाँ की
राज्य की भाषा है, ठीक है। उसके बाद में फिर आप बिहार में हो, झारखंड में हो, तो सबकी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको लगभग तीन भाषा तो भले ही जोड़ तोड़ करके ही, लेकिन इंग्लिश भी आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और आपकी अपनी एक जो प्रादेशिक भाषा है, घरेलू बोलचाल की भाषा है, ये तीनों आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी उसी तरह से कि इंग्लिश भी है जो वो कभी भी ऐसा आपको ना लगे कि आप उसको सीख नहीं पाओगे, या फिर ऐसा ऐसे कोई बहुत टफ नहीं है कि आप इसको सीख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है, अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, वो भी शुद्ध बोलना आना चाहिए। अपनी प्रादेशिक भाषा भी आनी चाहिए। और उसके अलावा चूँकि पूरी दुनिया अंग्रेजी को ही लेकर के आगे चल रही है, तो वो भी सीख ही लेना चाहिए, भले जोड़ तोड़ के ही आए। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स का ये जो गिफ्ट कहो आप या फिर थोपना कहो, ये पूरी दुनिया इसको झेल रही है। आज भारत जैसे देश में एक न्यू टाइप का लैंग्वेज जो है वो इजाद हो गया है, जिसको कि हिंग्लिश भी कहते हैं, हिंदी इंग्लिश मिला करके बोलना। अभी मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ तो हिंदी बोल ही रही हूँ, उसमें अंग्रेजी के शब्द भी शामिल हैं। तो यही चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा अगर पूरी दुनिया में इंग्लिश कहीं अगर घिसी जाती है तो वो हमारे अपने भारत में ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कहा गया है इस लैंग्वेज पॉलिसी में कि इंग्लिश को कम्युनिकेशन के मीडियम के लिए भी, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट जो है वो अपने इंटर स्टेट जो भी कम्युनिकेशन है या फिर गवर्नमेंट के वर्क हैं, उसके लिए भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकती है। लेकिन आप अगर इसको देखोगे तो आप देखोगे कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं या फिर आप एक से दूसरे राज्य में अगर मूव करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे तीनों भाषाएं लिखी होती है। अगर हिंदी, जैसे आपको कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ आप जाओगे तो आप देखोगे कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसके अलावा उनकी जो अपनी प्रादेशिक भाषा है उसमें भी आपको चीज़ें दी रहेंगी, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे भी आप जाते हैं तो आप देखते हो कि वहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश और उसके साथ साथ प्रादेशिक भाषा में भी वो अनाउंसमेंट होता है। तो इसलिए कहा गया कि इस लैंग्वेज पॉलिसी में काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। भारत जो है वो 22 भाषाओं के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे देश में भाषाएं बहुत सारी हैं। हमारा जिस तरह से कल्चर जो है वो, हम लोग मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, तो उसी तरह से डाइवर्स सिस्टम जो है, उसी तरह से हमारी भाषा में भी बहुत सारी विविधता है। और हमारी जो भारतीय भाषा है हिंदी, वो काफ़ी मिठास भरी है। और शुद्ध हिंदी बोलना भी एक बहुत बड़े गौरव की बात है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स हैं इस लेसन के, वो हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, सेफ रहिए।